दुनिया भर में जून का महीना प्राइड मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। प्राइड मंथ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड है। एक लंबी जद्दोजहद के बाद इंडिया में यह लीगल तो हो गया है, लेकिन इस कम्युनिटी को अभी तक सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया है। इस कम्युनिटी को बहुत सारे स्ट्रगल्स भी करने पड़ते हैं और अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिनके सोल्यूशंस कई बार उन्हें खुद ही निकालने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार फैमिली सोसाइटीज उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाती है। सोसाइटीज में आज भी इनके प्रति काफी भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, और इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। इसलिए प्राइड मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार। आई एम द को फाउंडर ऑफ मेडी सर्कल, जो एक हेल्थ केयर मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां we want to be the voice of healthcare. Hence, we are taking all such issues which needs to be discussed. And I'm your today's host for this open talk on LGBTQ community. इस बारे में अधिक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनल में सबसे पहले डॉक्टर कुमार कामले, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट होने के साथ साथ ये एडिक्शन स्पेशलिस्ट भी है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं विंध्या प्रभाकर प्रोफेशनली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और पेरेंटिंग कोच भी हैं। She is also the founder of Sugar Plum, which is a platform for mom and kids mental health. इनके अलावा आज हमारे साथ पहली बार हमारे आप कह सकते हैं गेस्ट ऑफ दिस शो इज लाइक प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। ये भी मौजूद हैं। ये फ्रॉम राजपथवाला गुजरात। मानवेंद्र जी करीब 650 साल पहले जो गोहिल राजवंश थे उनके 39 वंशज हैं। ये पहले व्यक्ति हैं जो किसी भी राजघराने में जिन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि वो गे हैं। इट वाज 14th March 2006 व्हेन ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ गे। ये पहले इंडियन है जिनका ओपरा विंफ्री ने भी 3 बार इंटरव्यू किया है, आई थिंक आफ्टर इंटरव्यूइंग ऐश्वर्या राय, एंड ही हैज आल्सो बीन देयर विद कीपिंग अप विद द कार्डिशियंस। मे बी वो फीचर हुए। सो ये एलजीबीटी कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए उनका एक ट्रस्ट है, लक्ष्य ट्रस्ट करके, जिनके वो चेयरपर्सन और को फाउंडर हैं। ये एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन इंडिया केयर्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और फिलहाल ये हनुमंतेश्वर में अपना ड्रीम प्रोजेक्ट एलजीबीटीक्यू कैंपस डेवलप कर रहे हैं, जो कि इस कम्युनिटी को सोशल और फाइनेंशियली एम्पावर करने में काफी सहायक होगा। सो वेलकम ऑल टू मेडी सर्कल टुडे। आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम with Doctors Day also and end of this Pride Month. Thank you, Smita, for inviting us. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर बुलाने के लिए स्मिता जी। मानवेंद्र जी, आपको कैसा लग रहा है? आप इतने सारे प्लेटफॉर्म से पहले भी आ चुके हैं, जनता से आपने बहुत बार पहले भी बातें की होंगी। मेडी सर्कल में जो हमारी ऑडियंस है वो काफी हद तक यंग ऑडियंस है, तो आपका क्या विचार है? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हाँ, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आई थिंक ये मेरा पहला मौका है कि जब मैं इस तरह की ग्रुप को एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल अपने डॉक्टर्स को तो मैंने एड्रेस किया है, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को भी किया है, और IMA ने भी मुझे बुलाया था मैं डॉक्टर्स के साथ में बातचीत करने के लिए। मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ भी मैं काफ़ी डिस्कस करता हूँ। मैं मेडिकल कॉलेजेस में भी मैं लेक्चर्स देने के लिए जाता हूँ, लेकिन ये इस तरह का आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। एंड let me begin by wishing everyone a happy Doctors Day. Thank you. I think Dr. Vindhya is here with us. So she is the doctor, and Dr. Kumar Kamble, wishing all a very good Doctors Day, and hope we have more and more justice and more gratitude towards the work the doctors fraternity and the community is doing towards the society. सो बिगिन करते हैं। हमारा डिस्कशन का जो पहला टॉपिक है एलजीबीटीक्यू और सोशल एक्सेप्टेंस। मानवेंद्र जी, मैं आपसे ये शुरुआत करना चाहूंगी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे भी कोई डिक्लेरेशन आता है फैमिली में कि वो गे है या वो सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्टेड है, तो ये जो एक्सेप्टेंस लेवल है, हम काफी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़े बड़े देशों में इसके बहुत सारे जैसे प्राइड मंथ सेलिब्रेट किया जा रहा है, काफी बड़े लेवल पे हो रहा है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल बेसिक म्युनिसिपल लेवल से बात करना स्टार्ट करूं, यानी कि जो फैमिली होती है उनका जो रवैया होता है वो कई बार ऐसा होता है कि वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनफैक्ट वो उन्हें कुछ और बोलते हैं कि नहीं हो सकता, इन्हें कुछ प्रॉब्लम हो, उन्हें लगता है ये इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए या साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, इन्हें कुछ और प्रॉब्लम्स है। ये जो एक्सेप्टेंस है ये काफी देर बाद आता है। आपका इस बारे में क्या कहना है?
नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात है आपकी। मेरे साथ भी वही अनुभव हुआ था जब मैंने मेरे माँ बाप को बताया। वो भी एक मनोवैज्ञानिक ने मेरे माँ बाप को बताया, बिकॉज आई वॉज इन हॉस्पिटल getting treated for a nervous breakdown which I suffered when I was around 38 years of age. और जो मनोवैज्ञानिक मुझे ट्रीट कर रहा था उसने मुझे कहा कि आप मतलब आप जो भी हैं आप नेचुरल हैं, आप नॉर्मल हैं, और मैं आपके माँ बाप को समझाऊंगा। तो इमेजिन, एक मनोवैज्ञानिक ने मेरे माँ बाप का काउंसलिंग किया और उनको बताया कि मैं क्या हूँ, और तब भी वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, और वो दे वेंट इनटू डिनायल, कंप्लीट डिनायल, कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। यू नो, इमेजिन माय पेरेंट्स टेलिंग अ साइकियाट्रिस्ट कि यू आर लाइंग बिकॉज, तो और वो बार बार समझा रहा था कि ये दिस इज बाय बर्थ, दिस इज नॉट बिकॉज, एंड उनका सोच था कि नहीं नहीं ये तो बीमारी है, ये रोग है, ये मानसिक बीमारी है, इसका तो ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसकी ब्रेन की सर्जरी करनी चाहिए, यू नो, टू यू नो मेक हिम स्ट्रेट। ये सब यू नो वो लोग उस लाइन, उस डायरेक्शन में वो लोग जाने की सोच रहे थे। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर अस तब तक यू नो काफी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स सेंसिटाइज्ड हो चुके थे, और मतलब मैं तो मुंबई की बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो अदर सिटीज इतने सेंसिटाइज नहीं थे, लेकिन मुंबई में जहां जहां पे भी वो लोग गए, अनफॉर्चुनेटली फॉर देम सबने यही बोला कि ये मानसिक बीमारी नहीं है। और मेरे लिए यू नो एक बहुत अच्छी चीज क्या हुई, मेरे फेवर में क्या आई, कि मैं बचपन से ही लेफ्ट हैंडेड रहा हूँ, और उन्होंने मुझे बचपन में लेफ्ट हैंडेड से राइट हैंडेड बनाने की बहुत कोशिश की। उसमें भी वो लोग मनोवैज्ञानिक के पास ले गए, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने साफ मना कर दिया, मनोवैज्ञानिक ने, कि आप इसको राइट हैंडेड बनाने की कोशिश मत करो, नहीं तो इसके ऊपर मतलब यू नो मानसिक असर पड़ेगा। तो अभी जब वो लोग ने मुझे स्ट्रेट बनाने की कोशिश की, तब यही चीज बाहर आई नो, कि जैसे आपने उसको लेफ्ट हैंडेडनेस से राइट हैंडेडनेस नहीं बना सके, उस तरह से आप उसको सोच भी नहीं सकते कि आप इसको ठीक कर सके, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, यू नो। तो they were not successful in getting me मेडिकल कन्वर्जन में जो शब्द यूज होता है उसमें they were not successful। विंध्या जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साथ साथ एक पेरेंटिंग कोच है, यानी कि ये जो जिम्मेदारी आती है एक्सेप्टेंस की, माँ बाप की तरफ से ज्यादा आती है, और माँ बाप इस किसी भी तरह के प्रॉब्लम को, वो ये जो एक्चुअली एक प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉट अ डिजीज, बट दे ट्रीट इट लाइक दिस। सो ये कितने हद तक चैलेंजिंग होता है पेरेंट्स को काउंसिल करना, उन्हें समझाना कि आप अपने बच्चे को उसी तरह से एक्सेप्ट करें और उसे सही करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि उसमें कुछ गलती है ही नहीं। बेटा, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इसमें पेरेंट्स की भी कहीं गलती नहीं है। हमारी सोसाइटी ऐसे वायर्ड है कि हमें इस कम्युनिटी को एक्सेप्ट ना करने के लिए पहले से ही शुरू से ही सिखाया जाता है, राइट? सो उसमें पेरेंट्स का कोई मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि पेरेंट्स की पूरी गलती है। नाउ अगर हम देखें फॉर द पास्ट फ्यू डेकेड्स के बहुत सारी चेंजेस आना शुरू हो चुकी हैं सोसाइटी में। इट्स बीन आई मीन दीज LGBT कम्युनिटी हैज बीन एक्सेप्टेड, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट की जा रही है, बट स्टिल उस जो हमारी माइंडसेट है उसे फिक्स करना अभी टाइम लगेगा। तो पूरा पेरेंट्स को हम नहीं ब्लेम करेंगे, हमें सोसाइटी को ही चेंज करना है, बट सोसाइटी कौन है? हम लोग ही हैं। तो अगर हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स भी चेंज होंगे और इस कम्युनिटी को I mean openly accept किया जाएगा। Though I think we have reached to a place जहाँ पे acceptance शुरू हो चुकी है, but still it will take time because I think it's totally our wish। हमें अपने कैसे जीना है, चाहे हम बॉय हैं, गर्ल हैं, ट्रांस वुमन है, ट्रांस मेल है, it's totally up to us। So my only funda is कि let just live and let live, that's it। डॉक्टर कामले, आपका क्या सोचना है इस पर? पेरेंट्स की काउंसलिंग कितनी जरूरी होती है? समाज में बदलाव लाना है तो कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? समाज में बदलाव लाना है तो हमें स्कूल से शुरुआत करनी पड़ेगी। पेरेंट्स की ट्रेनिंग, उनका जैसे मैडम ने कहा था, सोसाइटी ने वायरिंग करके रखी है। स्कूल से हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरुआत करेंगे और राइट फ्रॉम द बेसिक एवरी इवन टॉयलेट प्लेस में भी ही शी एंड टी जी, यहाँ से शुरुआत होता है। ये सिंपल सी चीज थॉट इंग्रेन कर दी तो पेरेंट्स जो पहले से वायर्ड हो चुके हैं उनको चेंज करने में लगने वाले समय से कम समय बच्चों में ये नॉर्मल सी चीज, यस दिस इज नॉर्मल, ये
शुरू हो जाएगा। पेरेंट्स को, जैसे मैडम ने कहा कि सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए बहुत सारी कोशिश करनी पड़ेगी। जो फॉर्म्ड एटीट्यूड्स है, नजरिया जो बन चुका है, उसमें बदलाव लाने के लिए समय लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो कोई आके बात नहीं करने वाला, डायरेक्टली आके पूछने वाला नहीं है। मतलब ऑल ऑफ अ सडन रैंडमली कोई कभी इस विषय में चर्चा नहीं करने वाला है। आप किसी भी थर्ड व्यक्ति, किसी भी अनजान व्यक्ति से कभी इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में? हाँ, शायद आप इस बारे में बात कर ले कि अरे बिटकॉइन के बारे में सुना है क्या, या क्रिकेट के बारे में बात करनी है। दीज आर द टॉपिक्स, इसके ऊपर कभी भी कोई भी किसी से भी चर्चा कर सकता है। लेकिन अगर मैं LGBTQ इस मुद्दे पे बात करना चाहूँ तो हम भी संकोच में आते हैं। सो पेरेंट्स को तो ट्रेन करना ही है, बट बच्चों को सिंपली बस नॉर्मल सी, ये नॉर्मल है इतना शुरू कर दीजिए। और हर लेवल पे, अभी अगर शुरू करते हैं तो हर लेवल पे शुरू करना है। 10th स्टैंडर्ड में है बच्चा तो 10th स्टैंडर्ड के करिकुलम में उसके एग्जाम्पल्स होने चाहिए। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तो 10th तक जो कुछ भी है, जैसे भी है, और इसको सिंपल तरीके से अगर लाते हैं तो ये सबसे आसान तरीका है। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चीजों में भी धीरे धीरे अपने आप फिर क्योंकि एक नेचुरल नजरिया तैयार हो जाएगा और ये काफी फिर आसान हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग ये ओपन टॉक्स और फोरम्स कर रहे होते हैं LGBTQ कम्युनिटी को लेकर के, यही काफी हद तक एक जागरूकता फैलाने के लिए जरूरी है, क्योंकि जब बातें नहीं हो रही होती हैं तो बातें करना जरूरी होता है, क्योंकि बातें करने से ही समस्याओं का हल निकलेगा। एक और बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है इस कम्युनिटी को लेकर के कि उन्हें हर जगह डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वो चाहे सोसाइटी के किसी पार्ट में हो या स्पेशली वर्क प्लेस में। ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो LGBTQ को ओपन हैंड से वेलकम करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ऐसे रूल्स बना के रखे हैं जो उन्हें अच्छे से वेलकम भी नहीं करते और उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मानवेंद्र जी, आपने जो ये अपना लक्ष्य ट्रस्ट बनाया है, आपको क्या इस तरह के लोगों का सामना हुआ जहां लोग आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम लेके आए कि उन्हें वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है, जो कि उनका मूलभूत अधिकार है काम करना और ये करना? सो आप अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस मिल रहे होते हैं तो आप उन्हें किस तरह से हैंडल कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद एक काउंसलर हूँ। मैंने भी ट्रेनिंग एज अ काउंसलर ली है हमसफर ट्रस्ट में, जो भारत का सबसे पहला NGO था ये कम्युनिटी के ऊपर काम करने के लिए। तो आई वाज ट्रेन्ड इन 1990s उनके चेयरमैन अशोक राव कवि के जरिए। तो मैं खुद ये केसेस काफी ले रहा हूँ। हमारे पास में एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल है लक्ष्य ट्रस्ट में, जो इन तरह के मुद्दे जो हमारे पास आते हैं उनका हम लोग उनको एड्रेस करते हैं। और कई बार ऐसे आ रहे हैं। मैं आपको अभी एक रिसेंट तो नहीं कह सकता, थोड़े साल पहले की बात है। एक हमारे पास एक केस आया था जहाँ पे एक हाईली क्वालिफाइड एक व्यक्ति, टेक्निकल पर्सन, एक कॉर्पोरेशन, एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, और उसके साथ साथ दूसरे भी लोग थे उसके बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है। और बहुत वो कॉर्पोरेट सेक्टर को उसने बहुत सारा मतलब कंट्रीब्यूशन दिया है अपने टैलेंट को लेकर। अब जब प्रमोशन की बात आई तो उसके जो कलीग्स थे उन लोगों को सबको प्रमोशन मिला और इस व्यक्ति को प्रमोशन नहीं मिला। तो जब वो बॉस के पास गया तो, और ही वाज आउट टू हिज बॉस, मतलब बॉस को मालूम था उसके वो गे है। तो बॉस ने बोला, तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, तुम तो गे हो, तुम्हारे पास थोड़ी कोई फैमिली है कि जिसके लिए तुमको प्रमोशन की जरूरत है। तो फिर वो हमारे पास में हमने कहा कि ये तो गलत बात है, फैमिली नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रमोशन नहीं मिल सकता, उसने इतना कंट्रीब्यूट किया है। तो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज वायलेशन ऑफ हिज ह्यूमन राइट्स। How can a person be not given promotion just because he doesn't have a family? तो हम वो केस लड़े। हमने उसको पूछा कि क्या तुम लड़ना चाहोगे? तो he said yes. We fought the case. We took legal action against that company and we got an apology from that employer. उसने माफी मांगी कि हाँ मैंने इसके साथ में भेदभाव किया and we should not have done this because this is definitely a violation of human rights and we got an apology. तो ऐसे हमारे केसेस आते हैं, we get lot of cases of discrimination. जी विद्या जी, आपका इस पे क्या कहना है? थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि इसमें कुछ भी मतलब पूरा कंट्रीब्यूट करने के बावजूद भी अगर आपको उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं तो
to hell with that company. I'm sorry to say that, but yes, I was reading somewhere कि कुछ आंकड़े जो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि वर्क प्लेस पे जो harassment होता है 15 to 43% of gay people they actually feel some form of discrimination or harassment, जहाँ पे 90% of transgender workers जितने भी हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है harassment on the or mistreatment of the job. So ये आंकड़े आई गेस छोटे नहीं हैं, ये बहुत ज्यादा नंबर है, 43% एंड 90%. दैट मीन्स के उनके ऊपर मेंटल ट्रॉमा कितना ज्यादा होगा. आई मीन अगर हमारी प्रमोशन ना हो तो हम एक साल रोते ही रहते हैं कि हमारी प्रमोशन नहीं हुई, बट उनके साथ अगर हैरेसमेंट भी हो रहा है, मिसट्रीटमेंट भी हो रही है वर्क प्लेस पे, उसके बावजूद दे फेस लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज. आई गेस the only thing that we can do is just don't get biased in the workplace and give equal opportunities to every person, be it what gender he is. So आपने पूरा इंक्लूड कर ही लिया सर, अब मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है. डॉक्टर कामले से पूछते हैं कि वो क्या बताना चाहेंगे कि कम्युनिटी यानी वर्क प्लेसेस स्पेशली जहां आपका काम करने का है, क्योंकि कई हद तक परिवार आपको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि परिवार आपके साथ इमोशनली भी कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जब वर्क प्लेस की बात आती है तो कई बार इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है. इसमें कितना चैलेंजिंग हो जाता है उसी वर्क प्लेस पे रोज जाके काम करना. जी डॉक्टर कामले. जी, ये जो मुद्दा है कि मैं अपने पर्सनल लाइफ में क्या हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है. मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मेरा हक बनता है. जो भी इससे जुड़ी हुई मेरी प्रोग्रेस है वो मेरा हक है. इसके लिए मैंने मेहनत की है, मैंने पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस जमा किया है और मैंने कंपनी को अपना जो कहते हैं ना खून पसीना एक्चुअल में दिया हुआ है. सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माई पर्सनल चॉइसेस, मैं अगर कंपनी के प्रोग्रेस में या मेरे वर्क प्लेस की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करता हूँ तो मैं हकदार हूँ मेरी पर्सनल प्रोग्रेस का भी. सो इर्रेस्पेक्टिव मैं क्या हूँ, मेरी क्या पर्सनल चॉइस है, वो कभी भी इसका कभी हर्डल नहीं बन सकती है मेरी प्रोग्रेस में. सो मानवेंद्र जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक बेसिक सी चीज, और ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल था. कई बार हमारे लिए जैसे एक्सपीरियंस लिमिटेड होने की वजह से हमने पढ़े हुए एग्जाम्पल है, उन्होंने लड़े हुए एग्जाम्पल है, तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने उस बारे में हाईलाइट किया है. सो दैट्स द इम्पोर्टेंट क्रक्स. इस छोटी सी घटना से भी इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि अगर हम किसी को बोले कि भाई इसके वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क प्लेस में, लेकिन हम में से किसी ने उसे फेस ही नहीं किया है, तो हम कैसे बता पाए. लेकिन मानवेंद्र जी ने उसके बारे में लड़ाई लड़ी है, तो उन्हें जो जिस तरीके से सिंपल सा एग्जांपल था लेकिन वो काफी क्लियर हाईलाइट करता है कि किस तरीके से ये एक हर्डल बन सकता है जो बनना नहीं चाहिए. जिस तरह से हम विमेन एट वर्कफोर्स को सपोर्ट करते हैं, विमेन वर्कफोर्स के लिए आईसी कमिटीज होती हैं, आई थिंक एलजीबीटी के कम्युनिटीज के लिए भी उसी तरह के वर्कफोर्स टास्क फोर्स होने चाहिए. एक स्पेशल सेल होनी चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में जहां वो लोग जाके डायरेक्ट कनेक्ट कर सके, रिस्पॉन्स ले सके. उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वो इंटरनली पहले सॉल्व करने की कोशिश करे. उन्हें भी ये एहसास रहे कि उनके हक को बिल्कुल सुना जाएगा और नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. इतने सारे प्रॉब्लम्स के होते हुए, थैंक यू, इतने सारे प्रॉब्लम्स के होते हुए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये अंतर्द्वंद, ये जो अपने साथ जो खुद की लड़ाई होती है, बहुत बार बाकी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं. मैं वहां से शुरुआत कर रही होती हूँ जब आपको खुद ये पता चलता है कि आप किसी स्पेशल कैटेगरी में रखे जा रहे होते हैं सोसाइटी के द्वारा. वो जो एक्सेप्टेंस अपने साथ जो आता है वो कुछ समय बाद आता है, जनरली शुरुआत में नहीं आती, क्योंकि हमें इस तरह से ढाला ही गया है कि हम चीजों को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, बीच में और कुछ भी नहीं देखते हैं. तो मानवेंद्र जी, आपके टेड टॉक में मैं सुन रही थी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपकी रॉयल फैमिली होते हुए इस तरह की बातें करना तो बहुत ही मुश्किल होगा. आपके उस दौर में आपने उनको समझाने की कोशिश की होगी, जैसा आपने बोला कि कुछ कम्युनिकेशन गैप्स थे बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, सो इट वाज नॉट दैट इजी. लेकिन अगर हम उस तरह के एक रॉयल परिवार की नहीं, अगर एक हम एक नॉर्मल परिवार की बात करें जहां कुछ कम्युनिकेशन गैप कम भी है, लेकिन जो खुद से अंतर्द्वंद है, एक बंदे का खुद से, उस व्यक्ति का जो अंतर्द्वंद है, उसकी वजह से कई बार उसे कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर होते हैं. उसे बहुत बार एक मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है जो कई बार परिवार से नहीं मिलती, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलती है. आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है?
नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि एक काउंसलर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि एक काउंसलर कैन बी मस्ट बी अ प्रोफेशनल काउंसलर। कोई भी व्यक्ति काउंसलिंग कर सकता है, एनीवन जिसके पास भी सुनने की कैपेसिटी हो। यू हैव टू लिसन। जी हमको कितनी नहीं कर सकी, डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आई मीन आई नॉट से मोस्ट, बट लाइक quite a bit of the problem gets solved just by listening to that person, तो वो एक, और इसलिए मैं कुछ स्कूल्स के साथ भी काम कर रहा हूँ। जैसे बिंदिया ने भी बताया कि ये, और डॉक्टर कामरे ने भी कहा कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज आना चाहिए। मैं कुछ स्कूल्स के साथ वर्क कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं स्कूल काउंसलर्स के लिए आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ स्पेस फॉर स्कूल काउंसलर्स, और ऐसे काउंसलर्स हों कि जो बच्चों के इश्यूज को सुन सके। और क्योंकि सिर्फ एलजीबीटी का मामला नहीं है, अभी आज स्कूल में बुलिंग होता है, कितना रैगिंग होता है, बुलिंग होता है, ईव टीजिंग होता है, कितने दूसरे मुद्दे हैं। अगर वो सब मुद्दों को लेकर अगर एक ऐसा काउंसलर, व्यवस्थित काउंसलर, वो सेंसिटाइज्ड हो और एलजीबीटी के ऊपर उसमें भी उसको सेंसिटाइज्ड हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं ना वो बच्चों। क्योंकि ऐसे कुछ चीजें होती है जो माँ बाप को भी नहीं हम बता सकते, भले ही आप जैसे भी फैमिली से बिलोंग करो। हमारा तो खैर, मेरा तो एक्सेप्शनल केस था, लेकिन दूसरे फैमिलीज में भी कहाँ बच्चे माँ बाप से खुल के बात कर सकते। अगर माँ बाप, आई थिंक मे बी बिंदिया कैन, यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट। मैं तो ये भी कहता हूँ कि माँ बाप को भी समझना चाहिए that when these kind of issues come, they should be acting more like a friend to their child than a counselor. If the child realizes that my mother or father is more like a friend, भले जनरेशन गैप होगा, तो वो बच्चा, अभी मैं आपको मतलब, ये तो खैर आपने आज इस बारे में बात कर रहे हैं, एलजीबीटी के बारे में, लेकिन कितने लोग मेरे पास में आते हैं उनके they have faced child sex abuse, और खुद के ही फैमिली से होता है। your own family member is subjecting sex abuse when you as a child, and the child has nowhere to go and tell that. Yes. So it is a very important issue, to have somebody to listen. Definitely. बिंदिया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आपके ऊपर और डॉक्टर कुमार कामरे जैसे लोगों पर काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है। कई बार जो बातें माँ बाप से नहीं बोले जाते, वो अपने साइकियाट्रिस्ट, मेंटोर, काउंसलर के सामने खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें सुना जाना होता है। तो आपके लिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पे? स्मिता, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जैसे मानविंदर जी ने बोला कि साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना भी एक हवा है कि मेरे बच्चा कहीं उसे प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको लेके जाना। अगर किसी ने बोल दिया कि भाई तुम्हारे बच्चे को ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, तुम मेरे बच्चे को पागल बोल रही हो। अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर वो पीटीएसडी नहीं है, जैसे उन्होंने बोला चाइल्ड अब्यूज है, चाइल्ड अब्यूज कुड बी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, राइट, डिसऑर्डर हो सकता है, बच्चा नहीं बोल पाता है, तो उसमें हम अपने बच्चे को कभी भी लेके जाना पसंद नहीं करेंगे। सो आई बिलीव कि सिर्फ काउंसलर या फिर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाने से बेटर है कि कुछ चीज़ें, जैसे मानविंदर जी ने बोला कि स्कूल एजुकेशन से ही शुरू करना चाहिए। आई वॉज रीडिंग अगेन वन आर्टिकल जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 34%, मतलब 34% ऑफ LGBT यूथ जो है उनको बुली किया जाता है स्कूल में, जिसमें से 18% जिसमें लोगों को LGBT को फिजिकली या डेटिंग वायलेंस किया जाता है, 18% को सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, और हर 10 में एक LGBT को इंजर्ड किया जाता है या फिर वेपन से मारा जाता है स्कूल में। सो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। सो आई बिलीव कि जैसे स्कूल एजुकेशन, कामले सर ने बोला बहुत अच्छे से कि अगर हम बाथरूम्स में ही मेल, फीमेल और ट्रांस का एक बाथरूम बना दे, वहीं से हमारी वायरिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे मानविंदर जी ने बोला कि अगर हम स्कूल से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें या फिर वहीं पे एक काउंसलर, बट आई गेस स्कूल में भी जितने भी काउंसलर्स होती हैं, दे आर मोर ऑफ इनटू लाइक नॉट अ चाइल्ड काउंसलर, बट कोई भी स्कूल में अगर इशू होता है तो उसके लिए I'm sorry to say, but उसके लिए ज़्यादा किया जाता है। So I think we should have a dedicated child psychologist in every school, जिसमें उनको properly बताया जाए और बच्चों को
एंड आई बिलीव आई मीन वर्क एथिक्स भी होते हैं. अगर आपके पेरेंट्स या बच्चा कुछ आपको बताता है तो आप उससे बाहर बात ना करें. सो यू हैव टू जस्ट आई मीन adhere that ethics. So yes, it has to start with the education only, जो कि time लगेगा, but yes, होगा. It will. डॉक्टर काबले, आप क्या बोलेंगे? जी, अब तक का जो एक्सपीरियंस जो शेयर किया है उसमें बहुत बार ये भी होता है कि मुझे चेंज कर दीजिए, या मुझे समाज में आने में दिक्कत हो रही है और मेरी अभी प्रतिष्ठा बन चुकी है तो मुझे शादी करनी है, आप मुझे चेंज करवा दीजिए, क्या मुझे आप चेंज कर सकते हैं? और अपोजिट सेक्स के तरफ अट्रैक्शन क्रिएट करके दे सकते हैं बस एक रात के लिए, पहली रात, उसके बाद फिर मैं मेरी जिंदगी ठीक रह लूंगा और उसकी जिंदगी वो ठीक रह लेगी. ऐसे चीजें ऐसे मुद्दे लेकर लोग आगे आते हैं. सो बेसिकली वही बात आ जाती है कि आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए. और जब ये एक्सेप्टेंस, जो खुद के साथ जो द्वंद्व होता है, जब खुद को कन्विंस करने में मुश्किल जाती है तो बाकी चीज़ें तो दूर की बात हो जाती है. और जैसे मैम ने भी डिस्कस किए, जो अलग अलग आंकड़े बताए कि बिकॉज ऑफ माई सेक्शुअल ओरिएंटेशन मुझे बाकी लोगों से तो परेशानी हो रही है, लेकिन मुझ में क्या परेशानी है? हाँ, जैसे मानवेंद्र जी ने भी मेंशन किया था कि नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, डिप्रेशन की परेशानी होती है, एंजाइटी बनी हुई रहती है. ये मतलब दीज आर इमोशनल हेल्थ इश्यूज, बट दीज हैव अराइज ड्यू टू व्हाट? एक्सटर्नल परेशानियां भी है और अंदर की परेशानी भी है. तो खुद में जब एक्सेप्टेंस आएगा तो ये जो मेरे मन में द्वंद्व है, ये वाला जो पार्ट है, ये एक्सेप्टेंस में खुद को जब एक्सेप्टेंस आएगा तो कम से कम इस कारण के वजह से तो मुझे परेशानी नहीं आएगी. फिर बाकी बाहरी जो परेशानियों के कारण हो सकते हैं, वो कोई भी कारण हो सकते हैं, जस्ट मेरे ओरिएंटेशन से जुड़े हुए कारण नहीं तो बाकी भी परेशानियों के कारण हो सकते हैं. मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, पैसे की कमी है, बाकी अलग अलग चीजें हो सकती है. किसी भी कारण के वजह से इमोशनल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं. सो खुद को जो एक्सेप्टेंस आना चाहिए. और जैसे अभी तक की चर्चा में यही है कि सिंपल सी चीजें जो बेसिक फर्स्ट स्टैंडर्ड से अगर हम ग्राउंड इस चीज को लागू कर दे कि दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, तो ये खुद का जो एक्सेप्टेंस है वो भी आसान हो जाएगा. क्योंकि एट पर्टिकुलर एज हमें ये एक्सेप्टेंस, मतलब ये ओरिएंटेशन हमें रियलाइजेशन आनी शुरू हो जाती है. तो तब तक अगर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से इसके लिए प्राइम हो चुके हैं तो दैट टाइम वो मुश्किल नहीं जाएगा, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस. तो टॉक्सिक पीयर प्रेशर है, जैसा कि हम लोग को समझ में आ रहा है बात करके, होमोफोबिक एटीट्यूड्स होते हैं. एक एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए सबसे यादगार दिन रहा होगा 6 सितंबर 2018, जब ये जो लॉ था, डिस्क्रिमिनाइज किया गया था इसको, होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया में. कुछ आंकड़े मैं भी शेयर करना चाहूंगी. एक रिपोर्ट बताती है कि करीब 3% of the Indian population is identified as homosexual, 9% is identified as bisexual, 1% as pansexual and 2% as asexual. यानी करीब 17% आइडेंटिफाई कभी तक है भी नहीं कि होमोसेक्सुअल से या क्या है. इसका बहुत हद तक जिम्मेदारी स्कूल्स पे आती है, सेक्स एजुकेशन पे आती है, क्योंकि यंग माइंड्स को बचपन से ही इस तरह से ट्रेन किया जाए, इस तरह से बताया जाए कि ये रियल है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो शुरुआत से लोगों को जो एजुकेशन और ट्रेनिंग मिल रही होती है. इस चर्चा को यहाँ पे एंड करते हुए आप लोग से सिर्फ एक और बात पूछना चाहूंगी कि आपका क्या मैसेज रहेगा फॉर ऑल दोज पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि एलजीबीटीक्यू को किसी भी तरह से लेबलाइज नहीं किया जाए. आपके प्रॉब्लम सुनने वाले लोग हैं आज भी, और आप खुल करके उनको बताएं और उनका सॉल्यूशन ढूंढें, और किसी भी तरह से परेशान ना हो. मेंटली किसी भी तरह का डिसऑर्डर अगर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं तो खुल के बात करें, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे काउंसलर हो, या आपका कोई भी फ्रेंड हो. मैं शुरुआत करूंगी मानवेंद्र जी से. जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को जो आज ये शो सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये एक सिंपल सा मैसेज देना चाहूंगा कि बिफोर जजिंग समबडी प्लीज बी अवेयर. किसी को जज करने से पहले आप मतलब किसी के आपने जो सुना है, आपने जो देखा है उसके बेसिस पे जज ना करने के बजाय प्लीज गेट इनटू द शूज ऑफ द पर्सन. वो व्यक्ति के अंदर जाकर देखिए, झांकिए कि वो व्यक्ति
किस पीड़ा से गुजरा है, वो किस कठिनाइयों से का सामना करना पड़ा, किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और वो अभी उस स्थिति में है। अगर हम वैसा करेंगे तो हम वो व्यक्ति को ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे और हमारे उस व्यक्ति के प्रति जो भी घृणा होगी या जो भी फियर होगा या फोबिया जो भी होगा वो अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए we don't have to judge somebody, but we have to first get into the person's body or shoes and experience what that person has gone through, and then we decide what we want to do. Definitely. Vindhya, you. Your message. तो मैं यही बोलूंगी कि अगर एक हाथ की एक सहारे की जरूरत है तो बिंदिया है, क्योंकि जो मैंने प्लेटफॉर्म खोल रखा है शुगर प्लम का, आई डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम पेरेंट्स। एंड अभी संडे को आई एम इंटरव्यूइंग वन ऑफ द ट्रांस वुमेन। शी इज अ साइंटिफिक रिसर्च स्कॉलर and she is a TEDx speaker also, Nishtha Nishant, and I am really proud that I am going to interview her. So yes, मैं यही बोलूँगी अगर किसी सहारे की जरूरत है तो बेझिझक, जैसे हमें रोना आता है तो मम्मी पापा के पास चले जाते हैं, आपको बेझिझक कोई सहारा ढूंढना चाहिए। बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे। अगर मैं इसी प्लेटफॉर्म इसी पे देखूं जूम लिंक पे तो हम चारों हैं हेल्प करने के लिए, तो लेकिन ये मैसेज उन तक जाना चाहिए कि आपके लिए हम बैठे हैं, आइए हम आपको हेल्प करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है। बिकॉज आई बिलीव के from more than 40% of the LGBT community, they face mental trauma, they face a lot of mental illness. So उस जैसे eating disorder है, जैसे कामले सर ने बोला कि anxiety है, depression है, suicidal attempts बहुत होती हैं इनमें, because society के discrimination और acceptance बहुत मुश्किल है। मैं बार बार यही बोलूँगी कि हम उस चेंज की राह पे चलना शुरू कर चुके हैं, बट उसमें अभी टाइम लगेगा पूरा चेंज करने में। इतने में ये ना हो कि आप अपना सुसाइड करना शुरू कर दें या आप किसी मेंटल ट्रॉमा में चले जाए। अगर किसी चीज की जरूरत है तो प्लीज हमारे पास आइए, वी आर देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू, दैट्स ऑल। डॉक्टर कुमार, थैंक यू विद्या। बेसिकली अपने आप को किसी भी तरह का लेबल मत लगाइए, हम नेचुरल है, हम जैसे भी है। मुझे मेरे सेम सेक्स के तरफ अट्रैक्शन है, अपोजिट के तरफ अट्रैक्शन है, मैं जो भी है वो नेचुरल है, बस इतना ही। हमें ये एडजेक्टिव लगाना ही नहीं है हमें, हम सब एक है, सिंपल वर्ड्स, देयर इज नथिंग, वी आर नॉट डिफरेंट, नोबडी इज डिफरेंट, एवरीबडी इज सेम। सो हम जैसे हैं, हमें नेचर ने उस तरीके से बनाया है, एंड जस्ट उसे उस तरीके से क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कीजिए। लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ मैं उसमें खुश हूँ। अपने आप को हम अगर एक्सेप्ट कर ले बस, दैट्स मोर देन इनफ, बिकॉज वंस हम खुद कन्विंस है अपने बारे में, बाकी दुनिया के से आने वाले जो भी हर्डल्स हम अपने आप फेस करना शुरू कर देते हैं। जब तक हम कन्विंस नहीं हो जाते, बाकी लोगों के लिए मतलब वो किसी भी तरीके से सोसाइटी स्टिल रेडी होनी बाकी है। तो मैं उसको उसमें से चेंज लाना इज अ वेरी बिग, बहुत बड़ा बात हो जाता है। अपनी जो मेरा जो व्यक्तित्व है और मेरा जो एक्सेप्टेंस है, मैं खुद को एक्सेप्ट कर लूँ, दैट्स इट। ये सबसे सिंपल सा बेसिक सा एक ये है। और इस एक्सेप्टेंस में जो भी अड़चने आती है, जैसे बिंदिया जी ने कहा, यस देयर आर पीपल, रीच आउट। कोई ना मिले तो कम से कम अपने पास का एक सबसे करीबी व्यक्ति जिसके पास आपको लगता है कि वो आपको सुनेगा, कम से कम उसके पास तो भी शेयर कीजिए। कम से कम उसके पास आप मतलब एक बार शेयर करते हैं ना, तो कम आप खुद रिलीव हो जाते इस दबाव के, और आपको भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग कुछ चीजें समझ में आती है, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं और चीजें कर सकता हूँ। सो एक बेसिक सी सिंपल सी प्रोसेस है, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए इजीली, और अपने इस एक्सेप्टेंस के जर्नी में अलग अलग लेवल पे आपको ओपन अप होना पड़ेगा, और आप खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो आसान हो जाएगा। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Kumar Kamble, Bindya Prabhakar, and Manavendra Gohil ji, that you came on this show. It was really an honor to have all of you on this show. Thank you so much for coming here, giving us your precious time, and creating an importance on the LGBTQ community by joining us on our show and discussing the important points. जो हमने बहुत सारे important बातें की कि आपके साथ भी लोग हैं, आप बिल्कुल अपने को अकेला न समझें, बाहर आएं और खुल के बातें करें। आपके प्रॉब्लम्स, आपके सॉल्यूशंस बिल्कुल वहीं आपके सामने होंगे। Thank you so much all for joining us at today's topic.